हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास के हिंदी के लिए पाठ नंबर 7 है ओ सदा नीरा पाठ का, जिसको लिखे है जगदीश चंद्र माथुर जी। इसको सब्जेक्टिव प्रश्न हम देखेंगे। सब्जेक्टिव प्रश्न, इससे पिछले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखा था। आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा रहे हैं, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख सकते हैं जाकर, जो बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न। उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए। लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ एक बार वीडियो को शेयर कर लीजिए। शेयर करने के बाद सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए। और चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का क्या कारण है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का क्या कारण है। तो उत्तर कैसे लिखिएगा, उत्तर लिखना है कि वह मध्य युग से ही मुगलों के आगमन के साथ ही जंगल बेरहमी से काटे जाते रहे हैं। वहाँ मध्य युग से ही मुगलों के आगमन के साथ ही जंगल बेरहमी से काटे जाते रहे हैं। वृक्ष पानी के बहाव को रोकते हैं। वृक्ष क्या करते हैं, जो पानी के बहाव होते हैं उसको रोकते हैं और अपनी जड़ों में भी उसको समेटे रखते हैं। फलतः नदियाँ उन्नत यमुना की भांति स्वच्छंद नहीं हो पाती। उताल वृक्ष नदी के धाराओं की गति को भी संतुलित करने की भी क्षमता रखते हैं। बाढ़ के कारण ही नदी का उफान, जब उसमें समाया जल कागारों से बाहर बह उठता है तो बाढ़ आ जाती है। जब बीच में अधिक गगनचुंबी वन खड़े हो तो वे उसको ललकारते हैं, आगे मत बढ़ना। आज चंपारण क्षेत्र वृक्षविहीन हो गया है, फिर कौन रोके सदा नीरा के प्रचंड उन्मुक्त आवेग को। अपनी शक्ति के गर्भ में डूबी मंदोन्मत्त वह सदा नीरा निर्बाध गति से जिधर चाहती है उधर ही दौड़ जाती है और जल प्लावन का रूप बन जाता है। साथ ही उस और शासन का भी ध्यान नहीं गया है। यानी अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि चंपारण क्षेत्र में जो बाढ़ की प्रचंडता इतनी बनी हुई, इसका क्या कारण है, तो उसका कारण है कि मेन कारण है कि जंगलों की कितनी कटाई हो रही है, उसके कारण क्या हो रहा है कि इतना प्रचंडता बढ़ रहा है चंपारण क्षेत्र में। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछे तो इस प्रकार से लिखिएगा, और सब्जेक्टिव पूछे तो हमने बताया था ऐसा आप लिख दीजिएगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 2 नंबर में है, ये भी आपको बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है। इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है। तो उत्तर लिखिएगा कि कीमियाई प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है, कीमियाई प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से पारे को सोने में बदला जा सकता है। कीमियाई प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, जिसके माध्यम से पारे को सोने में बदला जा सकता है। फिर पारे को कुछ विलेपनों के साथ उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। पाठ के संदर्भ में लेखक कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार पारा जब कुछ विलोपने के साथ गर्म करके एक दूसरे प्रकार का पदार्थ बन जाता है, ठीक उसी प्रकार दक्षिण से आई 10वीं संस्कृति और रक्त यहाँ आकर यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गया तथा एक मिश्रित संस्कृति का रूप लेकर एक नया आकार ले बैठी। यही है इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया। ये कितने बार आपको बोर्ड एग्जाम है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है कि इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है। तो हो सकता है 2025 में पूछ दे, तो इसको आप अच्छे समझ लीजिए कि कीमियाई प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पारे को सोने में बदला जा सकता है, फिर सोने को पारे में बदला जा सकता है। यानी इस प्रकार से आप 2 मार्क्स लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स दे दी जाएगा। क्योंकि हिंदी में ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको सिर्फ जितना लिखिएगा उतना मार्क्स दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर में जो प्रश्न है कि धांगर शब्द का क्या अर्थ है। धांगर शब्द का क्या अर्थ है, ये आपका बहुत वीवीआई प्रश्न है जो कई बार पूछे गए हैं कि धांगर शब्द का क्या अर्थ है। उत्तर लिखिएगा, यह ओराव भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भारे का मजदूर। धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है, धांगर शब्द का अर्थ होता है भारे का मजदूर। अगर ऑब्जेक्टिव पूछे कि धांगर शब्द का क्या अर्थ होता है तो भारे का मजदूर होता है। यह धांगर एक आदिवासी जाति भी है। यह जो धांगर है वह आदिवासी जाति है। इसको नील्हे अंग्रेज मजदूरी और नील की खेती करने, इनको क्या कहते हैं, जो अंग्रेज थे वे इनको नील की खेती यानी मजदूरी और नील की खेती कराने हेतु 18वीं शताब्दी में दक्षिणी बिहार के छोटा नागपुर पठार से यहाँ यानी चंपारण में लाए थे। धांगर जाति आदिवासी जातियों ओराव
मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज है। इत्यादि के ये सब वंश के हैं, पर वे अपने आप को आदिवासी मानने को तैयार नहीं है। धांगर जाति के व्यक्ति मिश्रित ओराव भाषा में ही बात करते हैं। जो भी धांगर की जाति के जो लोग होते हैं वे अपने ओराव भाषा में ही बात करते हैं। निबंध के अनुसार, निबंध कौन सा है तो आपका ये ओ सदानीरा है। ओ सदानीरा ये आपका क्या है, ये आपका निबंध है। निबंध के अनुसार यानी ये ओ सदानीरा के ये अनुसार, ओ सदानीरा के अनुसार क्या है कि मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज है। पर क्या करते हैं, निबंध के अनुसार धांगरों का सामाजिक जीवन बेहद उल्लासपूर्ण है। इस जाति के नर नारी संध्या के समय मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्यों का आयोजन भी करते हैं। धांगर का क्या अर्थ होता है, तो धांगर का मेन जो अर्थ होता है वो होता है भारे का मजदूर। जो भारे का मजदूर यानी ये कहाँ से लाया गया था, इनको अंग्रेज लाए हुए थे नील की खेती करवाने के लिए। तो आप समझ गए कि धांगर शब्द का क्या अर्थ होता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये 4 नंबर में है कि थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दीजिए। जो का ओ सदनीय पाठ है उसी के आधार पर थारुओं की कला, उसकी कला क्या आती है उसका परिचय आपको देनी है। तो उत्तर इस प्रकार से लिखना है आपको कि थारुओं की कला मूलतः उनके दैनिक जीवन का अंग है। जो थारुओं की कला है उनके दैनिक जीवन का अंग है। जिस पात्र में धान रखा जाता है वह सीकों का बनाया जाता है। जिस पात्र में जो धान रखा होता है ना वह सीकों का बनाया जाता है। उसकी कई रंगों के द्वारा डिजाइन बनाई जाती है। उसके कई रंगों के द्वारा क्या होती है, उसकी डिजाइन जो भी होती है वह बनाई जाती है। सिंक की रंग बिरंगी टोकरियों के किनारे सीप की झालर लगी रहती है। जो भी टोकरियाँ जैसे होते हैं, टोकरियाँ इस प्रकार की टोकरी है तो इसको आगे क्या झालर लगा हुआ है, इसके आगे तो झालर लगा होता है, झालर लगा होता है। दीपक जो प्रकाश बिखेरता है उसकी आकृति भी कलापूर्ण होती है। शिकारी किसान के काम के लिए जो पदार्थ मूंज से बनाए जाते हैं वहाँ भी सौंदर्य और उपयोगिता का विलक्षण मिश्रण रहता है। उनके यहाँ नववधु यानी जिसका नया शादी हुआ था, नववधु होती है, जब प्रथम बार खेत पर खाना लेकर अपने पति के पास जाती है उस समय का दृश्य बड़ा कलात्मक होता है, यानी बहुत ही मनमोहक होता है। अच्छा उस समय का क्या होता है दृश्य होता है। वह अपने मस्तक पर एक पीढ़ा रखती है, वह अपने माथे पर क्या करती है, एक पीढ़ा रखती है जिसमें 3 लटें वेणियों की भांति लटकी रहती है। प्रत्येक लट में धवल सीपों और एक बीज विशेष के सफ़ेद दाने पिरोए रहते हैं। पीठ के भीतर सीख की कलापूर्ण टोकरी में भोजन रखा होता है। जो पीठ होता है उसका अंदर क्या होता है, भोजन रखा हुआ होता है। टोकरी को दोनों हाथों से संभाल यानी पकड़ कर कहीं गिर न जाए। जब वह लाज भरी सुहाग भरी धीरे धीरे खेत की ओर पग बढ़ाती है तो सीप की वेणियाँ रजत कंकड़ की भांति यकृत हो उठती है। तो ये हुआ आपका 4 नंबर प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर में प्रश्न है कि अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेज जो थे नीलहे जो किसान थे उस पर क्या अत्याचार करते थे, कौन कौन सा अत्याचार करते थे वही आपको बतानी है। ये बहुत बार पूछे गए हुए हैं, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। चलिए देखते हैं। अंग्रेज़ों द्वारा अमानवीय अत्याचार वहाँ के मजदूरों और किसानों पर किए गए थे। जो भी अंग्रेज़ थे वे किसानों पर बहुत अत्याचार किए थे। यानी अंग्रेज़ों द्वारा अमानवीय अत्याचार वहाँ के मजदूरों और किसानों पर किए गए थे। किसानों को विवश किया जाता था कि वे नील की खेती करें। किसानों क्या कहता विवश किया जाता था, उनको ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। प्रत्येक 20 कट्ठा भूमि में उसको कहते थे, प्रत्येक अगर 20 कट्ठा भूमि है, अगर जो भी है आपका खेत है उसमें 20 कट्ठा भूमि है तो 3 कट्ठा की खेती करना होगा। तो 3 कट्ठा जो खेती होगा उसमें सिर्फ आपको नील की खेती करना होगा, नहीं तो आपको खेती नहीं करने देगी, अनिवार्य था। जो भी क्या कहता था कि प्रत्येक 20 कट्ठा भूमि में 3 कट्ठा खेती करना प्रत्येक किसान हेतु अनिवार्य था नील की खेती करने के लिए। यह वहाँ 3 कट्ठिया प्रथा कही जाती थी। इसको क्या नाम दिया गया, इसको 3 कट्ठिया प्रथा कहा जाने लगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि 3 कट्ठिया प्रथा किसे कहते हैं, देखिए 20 कट्ठा जमीन पर 3 कट्ठा अगर नील की खेती करवाया जा रहा है तो वो होता है 3 कट्ठिया। जिस भूमि पर यह नील की खेती होती थी उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती थी। जिस भी भूमि पर यह नील की जो खेती कराई जाती थी उनको जो भी उर्वरा शक्ति थी जो ज़्यादा उपजने वाला वो नष्ट हो जाती थी। क्या हो जाती थी, नष्ट हो जाती थी, भूमि बंजर हो जाती थी। जब केमिकल रंग बाज़ार में आ गए तो नील उगाना बंद हो गया
जब भी केमिकल आ गया तो नील का उगना क्या हुआ, बंद हो गया। इस पर किसानों की तिनकठिया से मुक्ति पाने हेतु भारी रकम अंग्रेजों को देनी पड़ती थी। जिस मार्ग पर साहब की सवारी जाती थी, यानी जिस मार्ग पर साहब यानी अंग्रेजों की सरकार सवारी जा रही है, उस पर भारतवासी अपने पशु तक नहीं ले जा सकते थे। साहब के यहाँ जो कार्यक्रम हो उसका सारा व्यय किसानों को ही उठाना पड़ता था। यह तो मात्र एक झलक भर है, उनके अमानुषी अत्याचार बड़े बर्बर थे। उनके जो अत्याचार थे बहुत ज़्यादा, वे क्या करते थे, किसानों पर अत्याचार करते जो अंग्रेज जो थे। अब चलते हैं, आपका ये भी क्वेश्चन समझ गए। अब चलते हैं, अगला प्रश्न 6 नंबर में है। इसमें है कि गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेज़ों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली। जो भी गंगा जो नदी था उस पर पुल बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली। तो आपको लिखने है कि गंगा के पार बिहार का दक्षिणी क्षेत्र था। जो गंगा के जो पार था वह बिहार का दक्षिण का क्षेत्र था, दक्षिणी क्षेत्र था। वहाँ अपेक्षाकृत अधिक जागृति साथ ही थी। वहाँ क्या थे, वहाँ अधिक बहुत जागृति लोग थे, जागृति वहाँ बहुत ज़्यादा थी। साथ ही वहाँ अंग्रेज़ों के प्रति एक बगावत भी पनप रही थी। साथ ही क्या होता है, अंग्रेज़ों को क्या होता है, दुश्मनी यानी बगावत भी वहाँ पनप चुकी थी, जिसे वो अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि वो दोनों मिले और हमारे खिलाफ कुछ करे। तो यदि गंगा पर पुल बन जाता तो दो स्थितियों के सामने आने की पूरी संभावना थी, यानी दोनों मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ बगावत कर सकते थे। चंपारण में अंग्रेज़ों द्वारा अमानुषिक अत्याचार हो रहे थे। यदि पुल बन जाता तो इन अत्याचारों की गूंज बिहार के शेष भाग में फूट सकती थी और एक बगावत का रूप ले सकती थी। दोनों ओर से आवागमन प्रारंभ हो जाता और दक्षिण का बाग वाले स्वर चंपारण के अत्याचारों का रक्षक बन जाता तो सारे बिहार में बगावत खड़ी हो सकती थी। यानी आपको एग्जाम में पूछेगा कि गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेज़ों ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली, तो लिखना है कि गंगा के पार क्या था, दक्षिणी बिहार का क्या था, जगह था। वहाँ अपेक्षाकृत जो होता था, अंग्रेज़ों के खिलाफ जब बोलने वाले रहते थे वो बहुत ज़्यादा रहते थे। तो अंग्रेज़ों का डर था कि दोनों का मिलकर हमारे खिलाफ कहीं कुछ षड्यंत्र रचना ना कर दे। इसी कारण से गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेज़ों ने दिलचस्पी नहीं ली। तो 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हमने बता दिया। और चलते हैं, इसको आप सबसे आसान डेफिनेशन हम आपको लाए हुए हैं। तो चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये 7 नंबर में जो प्रश्न है कि चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया। ये बहुत ही मोस्ट VVI प्रश्न आपको इस कर सकते हैं कि चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या क्या किया, और वही बतानी है कि गांधी जी चंपारण में कृषकों मजदूरों की समस्याओं को दूर करने आए थे। वहाँ की दुखद स्थिति देखकर और अत्याचार देखकर उन्होंने निश्चय किया कि जब तक ग्रामीण बच्चों में शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तब तक केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं चल सकेगा। अगर हम किसी बच्चे को शिक्षित नहीं करेंगे तो आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं चलने वाला सकेगा। थोड़े समय के बाद उन्होंने 3 गाँवों में आश्रम विद्यालय स्थापित किए। थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, उन्होंने 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए 3 गाँव में। एक था बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा। तीनों स्थान पर निष्ठावान कार्यकर्ताओं तैनात किए गए थे। तीनों स्थान पर एक बहुत अच्छे टीचर यानी निष्ठावान कार्यकर्ता जो काम करने के में बहुत अच्छे थे, उनको तैनात किया गया। कार्यकर्ता गुजरात और महाराष्ट्र से आए थे। बरहरवा विद्यालय विदेश में शिक्षा प्राप्त इंजीनियर भी बवन जी गोखले और उनकी विदुषी पत्नी अवंतिका बाई गोखले ने संभाला। क्या था, कौन संभाले थे, जो आपका वो विद्यालय था बवन जी गोखले। कौन सा विद्यालय, जो बरहरवा जो विद्यालय था उसमें कौन, बवन जी गोखले और उनकी पत्नी विदुषी पत्नी अवंतिका बाई ने ये संभाल लिया था। इन विद्यालयों का क्या आदर्श था, इसका अंदाज़ा गांधी जी के उस पत्र से चलता है जो उन्होंने चंपारण के कलेक्टर को लिखा था। वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और हेय मानता हूँ। क्या मानता हूँ, वर्तमान पद्धति को हम लोग खौफनाक और हेय मानता हूँ। छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने में यह पद्धति उन्हें बौना बनाती है। अपने प्रयोग से वर्तमान पद्धति के गुणों को ग्रहण करते हुए मैं उन्हें दोषों से बचाने की चेष्टा करूँगा। यह भी उल्लेखनीय है कि गांधी जी के पुत्र और स्वयं में भी इस कार्य में काफ़ी सहयोग हुआ है। तो ये था आपका 7 नंबर प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो भी प्रश्न है बहुत ही आपका VVI है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
8 नंबर में है कि गांधी जी की शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे। गांधी जी के शिक्षा संबंधी जो आदर्श थे वे क्या थे, तो शिक्षा संबंधी आदर्श तो लिखना है कि गांधी जी तत्कालीन शिक्षा पद्धति में सहमत नहीं थे। गांधी जी जो तत्कालीन शिक्षा पद्धति में सहमत नहीं थे। उनका जो पत्र चंपारण के कलेक्टर के नाम था, उसी से उनके शिक्षा संबंधी आदर्श स्पष्ट हो जाते हैं। गांधी जी पुरानी लीग के पक्षपाती नहीं थे और वर्तमान शिक्षा पद्धति को बड़ा खौफनाक और है भी मानते थे। उनका आदर्श था बच्चों में चरित्र और बौद्धिक विकास कारण वर्तमान पद्धति बच्चों को बौना बनाती है। उनका यह मानना था कि जो वर्तमान परिस्थिति होती है वो बच्चों को क्या करती है, बौना बनाती है। उसका ध्येय था कि वर्तमान शिक्षा पद्धति के दोषों से बचकर मात्र उसके गुणों का ग्रहण उनका उद्देश्य था। उनके गुणों को बढ़ाना उनका क्या था, उद्देश्य था। बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए, बच्चे जो क्या करें, ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो, जिनका चरित्र निष्कुल हो। गांधी जी की वास्तविक शिक्षा भी यही थी, ज्ञान, चरित्र एवं बौद्धिक विकास। विद्यालयी शिक्षा तो उसका माध्यम मात्र है। विद्यालय की शिक्षा तो उसका माध्यम मात्र है। जीविका हेतु तो बालक गए साधन सीखना चाहते हैं, उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की भी व्यवस्था रहेगी। यह भी नहीं है कि शिक्षा प्राप्ति के उपरांत बालक अपने परंपरागत व्यवसाय का परित्याग कर दे। वे जो भी ज्ञान विद्यालय से प्राप्त करेंगे उसके माध्यम से ग्राम चालन में कृषि व्यवसाय आदि को उन्नत बनाने का वे क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो चलिए हम 9 नंबर प्रश्न में है। 9 नंबर प्रश्न भी बहुत आसान है, ये पूछा जाता है 2 नंबर में, लेकिन आसान है। चलिए देखते हैं इसको भी। इसमें क्या है कि पुंडलिक जी कौन थे। प्रश्न क्या है आपका, 9 नंबर प्रश्न के पुंडलिक जी जो थे वह कौन थे। तो उत्तर में लिखिएगा कि ये भितिहारवा विद्यालय में शिक्षक थे। सन 1913 में इन्हें पुंडलिक जी को गांव से बेलगांव से बुलाया गया था। भितिहारवा आश्रम की व्यवस्था देखने और शिक्षा देने हेतु उनको यह भी काम सौंपा गया था कि ग्रामवासियों के दिल से भय भी दूर किया जाए। वे वहाँ एक वर्ष रहे, फिर अंग्रेजी सरकार ने उन्हें जिले से निर्वासित कर दिया। लेकिन इतना समय बीत जाने पर भी 3 साल में अपने पुराने स्थान को देखने को आ जाया करते थे। उनके शिष्य भी मौजूद थे। वृद्ध हो चले रहे, किंतु पुंडलिक जी का तेजस्वी व्यक्तित्व, बलिष्ठ शरीर, दबंग आवाज़ थी। उनका समर्पण भी पूरा था। उनका पूरा बहुत समर्पण था उनका इस क्या थे, यह विश्वविद्यालय में। तो अब 9 नंबर प्रश्न में समझा दिए और चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कितना नंबर है। अगला प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न, चोरा और मन किसे कहते हैं। चोर और मन किसे कहते हैं, वे कैसे बने और उसमें क्या अंतर है, अथवा चोर और मन कैसे ताल है। तो लिखिएगा कि चंपारण में गंडक नदी के दोनों और विभिन्न आकृतियों के तल बने हुए हैं। ये ताल कहीं उथले हैं और कहीं गहरे। ये तो कहा है कभी उथले हैं तो कहीं गहरे। वे सभी ताल टेढ़े मेढ़े हैं। इन तालों में निर्मल जल भरा हुआ है। इन तालों को ही और मन कहते हैं। इन चारों को ही चोर और मन कहते हैं। जो उथले ताल होते हैं उन्हें चोर कहा जाता है। जो उथले ताल होते हैं, जो उथले ताल, उसे क्या कहा जाता है, चोर कहा जाता है। चौरों में गर्मियों व सर्दियों में पानी कम हो जाता है। इसके विपरीत विशाल व गहरे तालों को मन कहा जाता है। इनके द्वारा खेती भी की जाती है। तो क्या कहते हैं, खेती भी की जाती है। चोर और समझ गए, चोर और मन के साथ चोर है क्या, उथले ताल है, और चोर कैसे ताल है, उथले ताल है, और जब का ये मन है वह क्या है, वह गहरे ताल है। और चलिए अगला प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है इस प्रकार है कि अगला प्रश्न, चोर और मन किसे कहते हैं, वे कैसे बने और उनमें क्या अंतर है, अथवा चोर और मन किसे कहते हैं। तो लिखिएगा कि चोर और मन किसे कहते हैं, वे कैसे बने, उसमें क्या अंतर है, अथवा चोर और मन किसे कहते हैं। तो इसको लिखना है कि चंपारण में गंडक नदी के दोनों और विभिन्न आकृतियों के ताल बने हुए हैं। गंडक नदी के जो क्या है, जो चारों ओर जो है एक विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बने हुए हैं। वे ताल कहीं उथले हैं तो कहीं गहरे। ये सभी ताल टेढ़े मेढ़े हैं। ये सभी ताल क्या टेढ़े मेढ़े। इन तालों में निर्मल जल भरा हुआ है। जो भी ताले में निर्मल जल भरा हुआ है, इन तालों को ही और ये मन कहते हैं। चोर और मन कहते हैं। जो उथले ताल होते हैं उन्हें
चौर कहा जाता है। चौरों की गर्मियों व सर्दियों में पानी कम हो जाता है। इसके विपरीत विशाल व गहरे तालों को मन कहा जाता है। इसके द्वारा खेती भी की जाती है। और 18 नंबर जो प्रश्न लिखिएगा कि कपिल वस्तु के मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से की है। तो बुद्ध ने किस मार्ग से की है? लौरिया नंदनगढ़ से एक नदी रामपुरवा और भितिहरवा होते हुए उत्तर में नेपाल के निकट मिखाना थोड़ी तक आ जाती है। इस नदी का नाम है पंडई नदी। इस पंडई नदी के सहारे भगवान बुद्ध ने कपिलवस्तु के मगध के जंगलों तक की यात्रा की है। तो हमने कुल कितने प्रश्न बताए थे? 17 प्रश्न बताए थे। आप सब इसे समझ लीजिएगा। समझ लीजिए इतना कि 5 मार्क्स यहाँ से ज़रूर फिक्स हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर नहीं कीजिएगा, कर लीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा।